हेलो एवरीवन, विश्वास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई विश्वास पर मैं रविशंकर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमारा जो सफ़र रहा है इथिक्स का, ये सफ़र में हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा ये चौथा लेक्चर है। इस चौथे लेक्चर में मैं आप लोगों को मानवीय मूल्यों के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि कंप्लीट इथिक्स का कोर्स आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, तो ये कोर्स आपके सामने उपस्थित है। मात्र 550 रुपए में कंप्लीट इथिक्स आपको पढ़ाई जा रही है, पूरी कंप्लीट इथिक्स। ठीक है, कल हमारा तीसरा लेक्चर यूट्यूब पे गया था, जो अंतिम लेक्चर था यूट्यूब पर, परंतु विद्यार्थियों की डिमांड रही है कि सर एक लेक्चर और आप कम से कम डालिए, उसके बाद हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करेंगे। तो ये लेक्चर भी आपका यूट्यूब पर उपस्थित रहेगा, पर सोमवार से जितनी भी क्लासेस रहेंगी उनमें से एक भी लेक्चर यूट्यूब पर उपस्थित नहीं होगा। ये आखिरी वो लेक्चर होगा जो आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है भाई, पूरा कोर्स अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ई विश्वास एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। कौन सा एप्लीकेशन? ई विश्वास। ठीक है, ये ई विश्वास एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए। वहां पर एक एथिक्स का कोर्स होगा जिसकी कीमत 550 रुपए के आसपास कुछ होगी। आप उसको पे करिए, आपके पास पूरा का पूरा एथिक्स जो है वो आपको मिल जाएगा डेली वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो चलिए हम लोग अपना विषय स्टार्ट करते हैं। आज का विषय है हमारा मानवीय मूल्य। ठीक है, तो मानवीय मूल्यों को हम लोग आज प्रारंभ करने वाले हैं। देखिए भाई, ये आपके सामने है टॉपिक, विषय मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज। तो चलिए हम इस विषय के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हम इस टॉपिक के भीतर मानवीय मूल्यों के भीतर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मानवीय मूल्यों का अर्थ क्या होता है, यानी मानवीय मूल्य का मतलब क्या निकालें। मानवीय मूल्य मतलब क्या, ऐसे कौन से मूल्य जिन्हें हम मानवीय मूल्य कहेंगे, हम इस विषय को पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मानवीय मूल्यों की विशेषताएं क्या होती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मानवीय मूल्यों की आखिर आवश्यकता क्या है, यानी क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। हम इस विषय पर को कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे कि मानवीय मूल्यों को वे कौन कौन से साधन हैं जो बढ़ावा देते हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनसे मानवीय मूल्य बढ़ते हैं या मानवीय मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। इसमें हम देखेंगे समाज की क्या भूमिका होती है, यानी सोसाइटी जो है वो ह्यूमन वैल्यूज को कैसे इंक्रीज करती है, ये विषय हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि परिवार की क्या भूमिका होती है, यानी एक फैमिली, एक परिवार जो होता है वो किस प्रकार से मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देता है। फिर हम देखेंगे कि एक स्कूल की क्या भूमिका होती है, यानी एक स्कूल जो है वो किस प्रकार से मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देता है। फिर अंत में हम एक मूल्यांकन करेंगे, समस्याओं सहित हम चेक करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें इसमें जो है इनका मूल्यांकन हम लोग समस्या के सहित करेंगे, क्या क्या समस्याएं आती हैं मानवीय मूल्यों के विकास के दौरान। तो चलिए हम लोग इसको पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, अर्थ से, कि क्या अर्थ होता है भाई, है ना। तो मानवीय मूल्यों का अर्थ, ठीक है भाई, देख लेते हैं मानवीय मूल्यों का अर्थ। देखिए भाई, यदि हम अर्थ की बात करें कि मानवीय मूल्य होते क्या हैं, तो मानवीय मूल्यों के अर्थ के मामले में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि ऐसा प्रत्येक मूल्य, देखिए मूल्यों का इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में बहुत है। आज मैं जो कुछ भी हूं या आप जो कुछ भी हैं या आप किसी और के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, वो सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उसके भीतर कौन कौन से मूल्य हैं। उसके मूल्यों से ही उसकी पहचान होती है, उसकी वैल्यूज से ही उसकी पहचान होती है। हमारा जो व्यक्तित्व जिस तरीके का है या हमें सोसाइटी किस नजरिए से देख रही है, ये केवल और केवल इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे भीतर कौन कौन से मूल्य हैं, हमारे भीतर कौन कौन सी वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज पर डिपेंड करता है। समझिए जरा आप। तो देखिए भाई, किसी व्यक्ति ऑब्लिक वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसका महत्व समझा जाता है,
उसे मानवीय मूल्य कहा जाता है। ठीक है, तो एक परिभाषा तो यही हो गई कि किसी व्यक्ति ऑब्लिक वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसका महत्व समझा जाता है। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का वह गुण जिसके कारण उसका महत्व समझा जाता है, जिसके कारण उसका जीवन अर्थपूर्ण बनता है। याद रखिए, क्या बनता है? अर्थपूर्ण। उसका जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो ऐसी प्रत्येक चीज, ऐसे प्रत्येक हमारे हाव भाव जिनके कारण हमारा जीवन का महत्व समझा जाए, हमारा जीवन अर्थपूर्ण बने, हमारा जीवन श्रेष्ठ बने, वो सारी बातें मानवीय मूल्यों के भीतर आती हैं, ह्यूमन वैल्यूज के भीतर आती हैं। ठीक है भाई, तो श्रेष्ठ बने, अर्थपूर्ण बने, ऐसी सारी बातें मानवीय मूल्यों के भीतर आती हैं। अच्छा, इन पर व्यक्ति क्या करता है? अपने जीवन को समर्पित कर देता है, उसकी वैल्यूज के ऊपर वो पूरा जीवन समर्पित कर देता है। अक्सर कर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मेरे जीवन के कुछ सिद्धांत हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्या मैं वैसा नहीं करूंगा। ये जितनी भी बातें आप सुनते हैं, ये सारी की सारी बातें जो होती हैं वो वैल्यूज पर निर्भर करती हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति की जो वैल्यू है, जो उसके आंतरिक मूल्य हैं, जिनके आधार पे वो अपने जीवन को जी रहा है। ठीक है, तो अपने पूरे जीवन को जो है वो इन्हीं बातों पर व्यक्ति समर्पित कर देता। देखिए, जैसे देश की रक्षा का मूल्य जिसने ले लिया, वो सैनिक अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर देता है देश की रक्षा के लिए। किस वजह से? क्योंकि उसके भीतर वो मूल्य हैं, वो बेसिक प्रिंसिपल्स उसके भीतर हैं। ठीक है भाई। अच्छा, जीवन के प्रति दृष्टिकोण इन्हीं मूल्यों के कारण आता है। ठीक है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण जो होता है वो भी इन्हीं मूल्यों के कारण व्यक्ति का आता है। अच्छा, व्यक्ति के भीतर जो विश्वास होता है, जो उत्तरदायित्व की भावना होती है, ये भी इन्हीं मूल्यों के कारण आती है। ठीक है, तो फंडामेंटल जो आपकी ह्यूमन वैल्यूज हैं, इनके कारण ही वो अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज को करता है। तो आई होप यहां तक आपको अर्थ समझ में जरूर आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप मुझे बता जरूर दीजिए। और आप लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो फटाफट कोर्स ज्वाइन कर लें। विश्वास एकेडमी का कोर्स ज्वाइन कर लें। आखिरी डेट है भाई, आखिरी 2 दिन है। आप 2 दिन के भीतर आप इसको कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 550 रुपए में मिल रहा है आपको, मात्र 550 रुपए में। एथिक्स का कंप्लीट एथिक्स का पैकेज मात्र 550 रुपए में आपको मिल रहा है। आप इसको ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है भाई। तो भाई यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, अर्थ यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, उसमें भी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये अर्थ मैंने आपको यहां पर इसका क्लियर कर दिया। अर्थ के बारे में यहां से आप उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, दूसरी बात हम लोग बात करें इसी में कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली जो मूल्य होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज जो होती है वो 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। इसमें पहला प्रकार है व्यक्तिगत मूल्य का। कैसा? अब व्यक्तिगत मूल्य क्या होते हैं? जैसे संयम। अब क्या मतलब हुआ संयम का? कोई बात बोल रहे हैं तो बोलते समय आप संयम बरतें। आप खाना खा रहे हो, चाहे आप बोल रहे हो, चाहे आप श्रम कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें अगर आप संयमित रहेंगे, संयमित मतलब के ना तो बहुत ज्यादा करना है किसी चीज को, कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जते। किसी भी चीज की अधिकता हमेशा खराब ही होती है। आज मैं देख रहा हूं बहुत युवा 40 45 साल के लोग, 31 साल के, 28 साल के, 30 साल के लोग, 32 साल के, 35 साल के लोग, उनकी जिम करने की वजह से हार्ट अटैक से मौत हो जा रही है। इतना ज्यादा लोड दे रहे हैं, आंतरिक रूप से उतने शक्तिशाली है नहीं। संयमित जीवन में हर चीज संयमित होनी चाहिए। जैसे नमक है, अब नमक जो है, अगर आपके खाने में नमक अगर आपके खाने में कम है तो भी आपके खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा, और अगर आपके खाने में अधिक है तब भी खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो ऐसे ही जीवन में
कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, उस चीज का बैलेंस होना चाहिए, संयमितता होनी चाहिए। अगर संयमितता है तो ये व्यक्तिगत मूल्य के तहत आती है संयमितता, है ना। अच्छा देखो और व्यक्तिगत मूल्य क्या है, ज्ञान की खोज। क्या हुआ भाई साहब इसका मतलब आपके जीवन में आप नॉलेज के प्रति जो है वो कितने एग्रेसिव हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज के प्रति कितने एग्रेसिव हैं, ज्ञान की खोज, ये आपका व्यक्तिगत मूल्य है। ठीक है। सादा जीवन, ठीक। अब ऐसा जीवन ना हो आपका कि पूरी तरह से दिखावे पे ही चल रहा है, कि पूरी तरह से दिखावा है भाई साहब, पूरी चारों तरफ दिखावे पे ही आपका जीवन चल रहा है, तो ऐसा जीवन अगर होगा तो भी गड़बड़ है। तो सादा जीवन होना चाहिए, यह भी आपका व्यक्तिगत मूल्य है। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत रत्न वगैरह लेने भी गए तो चप्पल पहन के चले गए। आप सोचिए, चप्पल पहन करके आदमी अगर चला जा रहा है तो इससे ज़्यादा सादा क्या होगा बताइए आप। और यहाँ पे अगर छोटे मोटे कोई फंक्शन भी हैं तो बिल्कुल सज सवर के आदमी जा रहा है। देखिए, उत्साह बहुत जरूरी है, जीवन के हर क्षेत्र में उत्साह जरूरी है, पर संयमितता जो है, संयमितता, सादा जीवन, उच्च विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये भी चीजें आप देखिए, संयमितता। और क्या बात करूं, है ना, नियमितता। ये क्या होता है साहब, नियमितता का मतलब क्या होता है, यानी आप अपने जीवन में किसी कार्य को लेकर के कितने नियमित हैं। आपने पढ़ाई शुरू की, 4 दिन का जोश है, 4 दिन तक बड़े जोश के साथ आपने जोश खरोश के साथ पढ़ाई की, और उसके बाद क्या हुआ, टाय टाय फिस। तो ऐसी चीज भी नहीं चलेगी, है ना। नियमितता बहुत इंपॉर्टेंट है। नियमितता अगर नहीं होगी तो आप जीवन में कभी भी कोई भी काम सफल नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, एक दुकानदार भी होता है, बिल्कुल नियमित रूप से अपनी दुकान खोलता है, तो नियमितता बहुत जरूरी है साहब। ये भी आपका व्यक्तिगत मूल्य है ना। मैं आपको 7 कैटेगरी के मूल्य बता रहा हूं। अभी जिन मूल्यों की मैंने बात की थी, तो अब आप देखिएगा, आप क्लासिफाइड करिएगा लोगों को कि आपके जीवन में जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों में आप कौन कौन से गुण देखते हैं। आपके घर परिवार में जो लोग हैं आप उनमें कौन कौन से गुण देखते हैं, क्लासिफाइड करिएगा, आप चेक करिएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है। अच्छा देखिए, सामाजिक मूल्य में क्या है, समाज की सेवा करना, दूसरों की चिंता करना, समाज सेवा का भाव, दूसरों की चिंता, है ना। दूसरों की चिंता, ठीक है। तो ये फीलिंग, ये आपकी सामाजिक मूल्यों के कैटेगरी में आ जाती है, सामाजिक मूल्यों की कैटेगरी में। अब देखिए और क्या होता है, शैक्षणिक गुण, सीखने की प्रवृत्ति, सीखने की प्रवृत्ति, और क्या भाई, जिज्ञासा, ज्ञान के प्रति लगाव, ठीक है। ये गुण आपके शैक्षणिक गुण होते हैं। ठीक है, जिज्ञासा, ज्ञान के प्रति लगाव, ये आपके शैक्षणिक गुण हैं। ठीक है। और देखिए पॉलिटिकल वैल्यूज क्या है, राष्ट्र प्रेम, है ना, देश प्रेम, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना, ये आपका पॉलिटिकल है। ठीक है। और क्या भाई, धर्म, आपका राष्ट्रीय एकता की भावना रखना, देखिए राष्ट्रीय एकता की भावना रखना, राजनीतिक, ये सारे आपके गुण कौन से हैं भाई, ये आपके राजनीतिक गुण हैं। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये आप चीजें बहुत थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये राजनीतिक मूल्य हो जाते हैं। ठीक। अब धार्मिक मूल्य, धर्मनिरपेक्षता की भावना,
सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, सारे धर्मों को जो है एक तरफ मानना, सभी धर्मों का सम्मान करना, ठीक है। इसके बाद चारित्रिक गुण क्या है? सिंपैथी, एम्पैथी, करुणा, दया, ये आपके चारित्रिक गुण हो जाते हैं। फिर सौंदर्य यानी सुंदरता की जो है तारीफ करना, ठीक है, किसी का अच्छा काम आपको पसंद आए, इस तरीके के जो गुण होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि 7 गुण होते हैं, 7 प्रकार के मूल्य जो हैं वो होते हैं समाज में। इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपसे पहले दिन भी मैंने बोला था और आज ये चौथा लेक्चर है, आज भी बोल रहा हूं कि आप मेरे लेक्चर में क्या करिए, आप मेरे लेक्चर में कॉपी पेन लेकर के बैठिए और लिखते हुए चलिए। आप लिखते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा, है ना। चीज़ों को विश्लेषण करने के दौरान उनका पूरा चीड़-फाड़ करने के दौरान हमको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, हमको लिखते हुए चलना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, ये ज़रूर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखिए, मानवीय मूल्यों की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं मानवीय मूल्यों में, है ना। मानवीय मूल्यों की विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत विश्लेषण, और मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा सकूं। मैं आपको किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं बिल्कुल भी, कि एकदम किताब की लैंग्वेज में बिल्कुल आप लिख रहे हैं दाएं बाएं, आपको कुछ चीजें समझ। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आपको चीज बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए, आपके दिमाग में पूरी तरह से कोई चीज बिठाना मेरा उद्देश्य रहता है ना। और ये मेरा दावा है कि अगर आपने ये पूरा का पूरा कोर्स लिया, पूरा का पूरा कोर्स आपने ये देखा और एक भी अंश आपने इसका छोड़ा नहीं, तो आपके दिमाग में एथिक्स इस कदर बैठ जाएगा कि आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। और नॉट ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपके लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जीवन के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो दृष्टिकोण अपने को पूरा सा डेवलप करना है इसमें, ठीक। तो चलिए भाई, मानवीय मूल्यों की विशेषता की अगर हम बात करें तो क्या क्या होती है मानवीय मूल्यों की विशेषताएं। देखिए, पहली विशेषता तो ये होती है साहब इसकी कि ये जीवन का अंश होती है, जीवन का अंश। और मानवीय मूल्य अगर किसी के भीतर होते हैं तो वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में, जटिल से जटिल परिस्थितियों में भी सही और गलत का अंतर नहीं भूलता है। अब देखिए, हमारा समाज आज ऐसी दिशा में चल रहा है, ऐसी दिशा में बह रहा है जहां पर ना तो हमें सही का अंदाजा लग पा रहा है, ना गलत का अंदाजा लग पा रहा है। कई बार प्रेशर में, चिंताओं में और दैनिक जीवन की आपाधापी में हम इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने चिंतित हो जाते हैं कि हम गलत रास्ता चुन लेते हैं। आज सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, आत्महत्या करने वाले लोगों में बढ़ोतरी हो रही है। थोड़ी सी तकलीफ आती है, थोड़ी सी चिंता आती है, आदमी जो है वो पुल से छलांग लगा देता है नदी में, स्वयं को गोली मार लेता है, ट्रेन की पटरियों की तरफ दौड़ने लग जाता है। ये क्या है? ये केवल और केवल इस वजह से है क्योंकि मानवीय मूल्यों में कमी आती जा रही है। इस उपभोक्तावादी संस्कृति में, ये जो हमारी सोसाइटी अभी है, इस समाज में उपभोक्तावाद का दंश इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मैंने यहां इंदौर की एक खबर देखी। एक मां ने अपनी बिटिया को या बेटे को, किसी को एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, उसको डांट दिया बहुत ज्यादा, तो उसने 4वीं या 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी, मर गई। अब सोचिए, एक माँ जो है वो अपने बच्चों को क्या डांटने का भी अधिकार नहीं रखती? और क्या कोई माँ किसी गलत चीज के लिए बच्चे को कभी डांट सकती है? मतलब सही चीज के लिए कि उसने सही किया और डांट दिया हो। मतलब सोचिए, आपके आज के इस दौर में बच्चों के भीतर हो या बड़े हो, उनके भीतर इतना भी सहन शक्ति नहीं रह गई है कि वो अपने माँ बाप की बातों को भी सहन कर पाए। पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे समाज में जो कैपेबल और जो
संघर्ष झेलने वाले जो लोग होंगे उनकी कमी आ जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। अब इससे निपटने का रास्ता क्या है? इससे निपटने का केवल एकमात्र रास्ता है कि मानवीय मूल्यों को डेवलप किया जाए, नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए। अगर नैतिकता को बढ़ावा दे दिया जाए तो समस्याओं का बहुत हद तक समाधान निकल सकता है। बहुत हद तक समस्याओं का समाधान निकल सकता है अगर केवल और केवल एक चीज कर दी जाए। क्या कर दी जाए? नैतिकता को बढ़ावा दे दिया जाए। देखिए क्यों? क्योंकि ये जटिल से जटिल परिस्थितियों में भी आपके दिशा निर्देशन करती है, आपको मार्ग बताती है कि सही क्या है और गलत क्या है, सही चीजें क्या है और गलत चीजें क्या है। इनको बताने का काम अगर कोई चीज करते हैं तो वो मानवीय मूल्य करते हैं। अच्छा, और क्या विशेषता होती है मानवीय मूल्यों के साथ? जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, अनुभव जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे मानवीय मूल्य और ज्यादा सुदृढ़ होते जाते हैं। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे मानवीय मूल्य और ज्यादा सुदृढ़ होते जाते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है भाई, दूसरी विशेषता हमने समझ ली। तीसरी विशेषता क्या है? व्यक्ति की इच्छा को संतुष्टि देते हैं। व्यक्ति की इच्छा को संतुष्टि देते हैं मानवीय मूल्य जो होते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मूल्यों के बीच में और इच्छा के बीच में संघर्ष हो जाए। कैसे? जैसे मूल्य ये कह रहे हैं कि सपोज करिए एक सिचुएशन आपको देता हूं कि कभी ऐसा है कि एग्जाम टाइम आ गया है, हमको पढ़ना है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ाई जो है एक मूल्य है ना। अच्छा, पर हुआ क्या है कि उसी समय वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है और हमारी इच्छा बहुत ज्यादा है कि हम मैच देखें। तो अब देखिए, एक तरफ मैच है और एक तरफ पढ़ाई है, अब दोनों के बीच में संघर्ष हो रहा है। ठीक है, तो कभी कभी मूल्य और इच्छा के बीच में संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिलती है। मूल्य और इच्छा के बीच में संघर्ष। आप सपोज करिए आपके किसी एक रिश्तेदार की शादी है, आपको जाना है, पारिवारिक संबंध है, वो भी आपके यहाँ हमेशा आते रहे, पिताजी ने कहा कि वहां जाना है, पिताजी की आज्ञा, एक तरफ मूल्य है और एक तरफ क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल वो भी है। तो आप देखिए संघर्ष हो रहा है ना। कभी कभी दो मूल्य संघर्ष में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं दो मूल्य संघर्ष में? एक तरफ है ईमानदारी और एक तरफ है राष्ट्र प्रेम। अब एक सिचुएशन में आपको देता हूं, सपोज करिए कि एक राष्ट्र सुरक्षा उपकरण की बहुत बड़ी खरीद है और उसमें आप भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप एक बहुत ईमानदार आदमी हैं। पर जिस देश से आपको यह सुरक्षा उपकरण खरीदना है, उस देश में जो अधिकारी है वो अधिकारी आपसे रिश्वत मांग रहा है कि रिश्वत कुछ अमाउंट मिलेगा तभी जाकर के हम साइन करेंगे। तो अच्छा, अब ये अगर आप उस व्यक्ति की शिकायत भी करते तब भी ये डील कैंसिल हो जाएगी। और ये उपकरण जो है वो आपके देश की रक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे? एक तरफ राष्ट्र रक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी आ जाएगी और एक तरफ ईमानदारी। अब दो चीजों में लड़ाई हो रही है, ईमानदारी और राष्ट्र प्रेम। समझ में आ रही बात? दो मूल्य जब आपस में संघर्ष करने लगे तो इसे कहा जाता है इथिकल डायलेमा, नैतिक दुविधा। क्या कहा जाता है? नैतिक दुविधा। अपने प्रशासनिक सफर के दौरान ऐसा आपके जीवन में कई बार होगा कि आप स्वयं को एक दुविधा में पाओ, नैतिक दुविधा में अपने आप को आप फंसा हुआ पाओ। ठीक है, कि भाई बड़ी समस्या, गंभीर समस्या, आप कैसे इससे निकलें, कैसे इस समस्या का हल निकालें, क्या करें। ठीक है, तो ऐसी समस्याएं भी कई बार आ जाती हैं। ठीक है भाई, और हम लोग बात कर रहे थे मानवीय मूल्यों की विशेषता के बारे में कि और क्या विशेषता होती है। देखिए, तो मानवीय मूल्य जो होते हैं
वो व्यक्ति को भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं, इमोशनली कनेक्ट करते हैं। जिन चीज़ों को व्यक्ति मूल्यवान समझता है उन चीज़ों से वो इमोशनली कनेक्टेड रहता है, मानसिक रूप से जुड़ा हुआ रहता है, अपने आप को जुड़ा हुआ पाता है उन चीज़ों से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, जो मूल्य होते हैं, मूल्य वो व्यक्ति को भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं, इमोशनली कनेक्ट करते हैं। आप देखिए, जिन वस्तुओं को व्यक्ति मूल्यवान, देखिए कुछ जैसे मेरे पिताजी के भीतर धार्मिक मूल्य बहुत हैं, है ना। तो धार्मिक मूल्य, अब जो चीज़ें आस्था से जुड़ी हुई होती हैं वो उनको बड़ा सहेज के संभाल करके रखते हैं। आज तक मुझे ऐसा याद नहीं है कि मैंने कभी कोई सुबह ऐसी देखी हो जब मेरे पिताजी सुबह नहा धोकर के पूजा करते हुए ना मिले हो मुझे। आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आज दिन तक कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि मेरे पिताजी कभी बीमार भी पड़े हो और उन्होंने नहाया ना हो या पूजा ना की हो। तो आप देखिए, उनके भीतर क्या है, धार्मिक मूल्यों की अधिकता है। जब धार्मिक मूल्य उनके भीतर बहुत ज्यादा हैं तो वो धार्मिक धर्म से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं उनको, उनसे उनका लगाव बहुत ज्यादा होता है। एक दिन मुझे याद है कि शायद कृष्ण जन्माष्टमी का समय रहा होगा, तो जो कृष्ण भगवान का जो सिंहासन है वो उसको चमका रहे थे। कुछ सॉल्यूशन मार्केट से लेकर के आए और उसको धोते हुए मैंने उनको देखा। तो बोले, मैंने पूछा क्या करे, बोले इसको पूरा चमका रहा हूं इसको। तो आप देखिए, अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकाल करके वो उन चीज़ों को साफ करने में, उन चीज़ों को सुसज्जित करने में व्यतीत कर रहे हैं जिनको वो मूल्यवान समझते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको कि जब व्यक्ति किसी चीज को मूल्यवान समझता है तो उससे वो भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है, इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। मुझे याद है कि हमारे खेत हैं गांव में, तो उन खेतों पे एक बरगद का पेड़ लगा हुआ है बड़ा सा। तो मुझे याद है, जब भी मैं और मेरे पिताजी उस तरफ गए हों खेतों की तरफ और एक साथ में, तो पिताजी ने हमेशा उस बरगद के पेड़ का जिक्र किया कि बोले तुम्हारे दादाजी ने ये लगाया था। यानी उस बरगद के पेड़ से भी भावनात्मक जुड़ाव है। जो चीज XYZ, जो भी चीज आप इंपॉर्टेंट समझते होंगे उसके साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन जरूर होगा। कई सारी स्त्रियों को ये कहते हुए सुना जाता है कि ये हमारी माताजी की आखिरी निशानी है, ये हमारी दादी की आखिरी निशानी है। ठीक है, उनके साथ क्या है, व्यक्तिगत जुड़ाव है ना, हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, तो आप जिन चीजों को मूल्यवान समझते हैं उनके साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। यह भी मानवीय मूल्यों की एक विशेषता है। ठीक है, अच्छा देखिए, व्यक्ति मूल्यों के लिए अपने प्राण तक को न्यौछावर कर देता है। व्यक्ति मूल्यों के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर देता है, यानी उसके लिए जीवन। कहीं मैंने पढ़ा था, जिस प्रकार पेड़ के लिए जड़ का महत्व होता है उसी प्रकार मनुष्य के लिए मूल्यों का महत्व होता है। मूल्य मनुष्य की जड़ है, और जिस पेड़ की जड़ जितनी ज्यादा नीचे गहरी मजबूत होती है उतना ही ज्यादा मजबूत वो पेड़ होता है। और इसी प्रकार से वो मनुष्य भी उतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा जिसके मूल्य जितने ज्यादा मजबूत होंगे। जितने ज्यादा मजबूत मूल्य होंगे उतने ज्यादा मजबूत आपका व्यक्तित्व होगा, आप स्वयं होंगे। क्योंकि पेड़ के लिए जिस प्रकार से जड़ का महत्व होता है उसी प्रकार से मनुष्य के लिए मूल्यों का महत्व होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे व्यवस्थित तरीके से। चलिए, तो यहां तक आपको मुझे लगता है चीजें समझ में आई होंगी। अगर आई हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा मैसेज करके। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। और आप लोगों को जो कल क्वेश्चन दिए थे वो आपने अभी तक मुझे लिख करके नहीं भेजे हैं। ठीक है, 2-3 बच्चियां हैं, उन्होंने लिख करके जरूर भेजे हैं। बाकी आप सब लोगों ने लिख करके मुझे नहीं दिया। आप मुझे लिख करके जरूर दें। आप व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे लिख करके दीजिए। ठीक है, तो अच्छा, और बात है ये कि आपकी डिमांड पे ये आखिरी वीडियो डाल रहा हूं मैं। अब इसके बाद मैं एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा।
आप में से कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर एक वीडियो और आप YouTube पे चलाइए, तो मैं आखिरी वीडियो डाल रहा हूं ये YouTube पे, इसके बाद मैं वीडियो नहीं डालूंगा कतई, ठीक है। शॉर्ट क्लिप्स आ जाएंगी। और अगर आपको पूरा एथिक्स का कोर्स चाहिए तो आपको मैंने बता रखा है, ई विश्वास एप्लीकेशन डाउनलोड करिए आप, मात्र 550 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। उसको डाउनलोड कर, कोई दिक्कत आए तो मुझे कॉल कर लो, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। किस तरीके से मिलेगा, आपको नोट्स भी मिलेंगे और वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, और मैं तो आपको रोज मिलूंगा ही, अवेलेबल रहूंगा आपके लिए 24/7, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आवश्यकता क्यों, यानी हमें इन मूल्यों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो देखिए भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही जब हम इसकी चर्चा कर रहे थे तब भी मैंने इसका डिस्कशन किया था, और अभी भी कर लेता हूं। देखिए 4-5 पॉइंट हमको ध्यान रखने हैं। नंबर 1, जटिल परिस्थिति में क्या करते हैं, मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। अगर हमको सही और गलत की पहचान किसकी वजह से होती है, मूल्यों की वजह से होती है भाई साहब। तो आपके पथ प्रदर्शक का काम कौन करते हैं, मूल्य करते हैं, यानी जटिल परिस्थिति में मार्गदर्शक का काम करते हैं मूल्य। तो पहली विशेषता आपको समझ में आ गई, क्या है पहली विशेषता, क्या है ना, कि मूल्य जटिल परिस्थिति में मार्गदर्शक का काम करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, आपके अनुभव को मजबूत करते हैं, ठीक है। मूल्य जो होते हैं वो आपके अनुभव को मजबूत करते हैं। आपका अनुभव स्ट्रॉन्ग करने का काम कौन करता है, मूल्य करते हैं भाई साहब, ठीक है। तो अनुभव को मजबूती देते हैं। अच्छा, कभी अगर मूल्य और इच्छा में संघर्ष हो तो उस दौरान भी आपका सही जो दिशा निर्देशन करेंगे वो कौन करेंगे, मूल्य करेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिचुएशन आपको बताई थी ना, तो वहां पे राष्ट्र धर्म को, राष्ट्र प्रेम को व्यक्तिगत ईमानदारी से ऊपर रखना होगा, क्योंकि राष्ट्र है तो आप हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राष्ट्र, ठीक है। तो अनुभव को मजबूत करते हैं, ठीक है। अच्छा, भावनात्मक रूप से भी आपको जोड़ते हैं, ये भी मैंने आपको बात बताई थी कि भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, और देखिए क्या होता है, एक और बात मैं आपको बताता हूं। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं यह समाज उपभोक्तावादी हो गया है। उपभोक्तावादी कैसा हो गया है कि हमने देखा कि पड़ोसी के घर में फ्रिज आ गई, पड़ोसी के घर में डबल बेड, पड़ोसी के घर में एसी आ गया, हमारे घर में क्यों नहीं है, तो आदमी बेईमानी करने लगा। मूल्य आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं। आज जब जीवन में इतनी आपाधापी मची हुई है, इतना ज्यादा तनाव है, तो तनाव प्रबंधन में भी मूल्य जो है वो आपकी सहायता करते हैं। क्या करते हैं, तनाव प्रबंधन। हरवंश राय बच्चन की कुछ एक लाइनें हैं कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या भला बुरा। एक दिन मेरी चेतना जागी और मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहां पर एक भुलाने में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में। कुछ देर रहा हक्का भक्का भौचक्का सा, फिर आया एक कहीं से जो धक्का सा, और मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में। जीवन में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या भला बुरा। तो आप देखिए कि आप अपनी दुनिया में एक ऐसी अंधी दौड़ में दौड़ रहे हो जिसमें आपको स्वयं भी पता नहीं है कि आपको जाना कहां है। पर इस अंधी दौड़ में आपका अगर सच्चा मार्गदर्शक कोई हो सकता है तो वो हो सकते हैं मूल्य। कौन हो सकते हैं, मूल्य। क्योंकि ये बताएंगे आपको कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस तुम्ही ने देर कर दी आते आते, ठीक है। तो मूल्य जो है वो आपको सही दिशा देते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज का जीवन सरल नहीं है। व्यक्ति के जीवन में कुंठा, प्रतिशोध, ईर्ष्या, द्वेष,
ये सारी भावनाएं घर करती जा रही हैं। और ऐसे में अगर मूल्य विहीन मनुष्य होगा तो वो गलत रास्ते पर जाए बिना रह नहीं सकता है, उसको गलत रास्ता पहले आकर्षित कर लेगा। मेरा एक मित्र कहता है बार 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 कि पाप में आकर्षण होता है, पाप में आकर्षण होता है, पुण्य में आकर्षण नहीं है, पाप में आकर्षण है। देखिए, अभी आप कोई अच्छा काम करने के लिए, कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कुछ करने के लिए करें, आप लोगों को इकट्ठा करें, इकट्ठे ही नहीं होंगे लोग। पर गलत काम करने के लिए लोगों को इकट्ठा करें, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, गलत काम करने के लिए लोग अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। तो पाप में आकर्षण है, पर बचने का रास्ता क्या है? बचने का रास्ता है मानवीय मूल्य, इथिकल वैल्यूज, नैतिक मूल्य। ये आपके भीतर होंगे तो आप बच जाओगे। इसलिए इनकी आवश्यकता। भाई, आज का जमाना किस दिशा में जा रहा है आप कहीं पर भी देखिए, वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स है ही नहीं। कदम कदम पर लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में बचने, ऐसी परिस्थिति में मूल्यों का होना हमारी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, आपके प्रशासनिक दायित्वों के लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें चलाई जाती हैं, पर वो सरकारी योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं। अगर एक प्रशासनिक व्यक्ति के भीतर ये सारे गुण होंगे तो उन योजनाओं का क्रियान्वयन कितने बेहतर तरीके से होगा, कहीं कोई समस्या आएगी ही नहीं। तो उनके क्रियान्वयन के स्तर पर सुधार करने के लिए भी इन मूल्यों को बहुत बहुत आवश्यक है ये मूल्य। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये मानवीय मूल्य जो है वो वर्तमान समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा देखिए, और भी है, मानवीय मूल्यों को अपना करके सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है। आज आप देखिए, हमारे देश में क्या है, दलीय व्यवस्था है। अब दलीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में राजनीतिक स्तर पर बहुत सारे दल हैं और इन सारे दलों ने मिलकर के राजनीति को दलदल बना दिया है। तो अब इस दलदल से निकलने का रास्ता क्या है कि अगर इन दलीय व्यवस्था के भीतर ये जो लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, अगर इनके अंदर मानवीय और नैतिक मूल्य हो तो ये कभी कोई गलत कार्य करेंगे ही नहीं। आज हम आए दिन सुनते रहते हैं कि फलानी पार्टी ने फलानी पार्टी के विधायकों को खरीद लिया, या फलानी पार्टी के जो है उस एक्स पार्टी ने एक्स पार्टी के सांसद खरीद लिए, दल बदल कर दिया गया, सरकार गिराने के लिए काम करते हैं, एक दूसरे को केवल निंदा करने के लिए निंदा करते हैं कि हम विपक्ष में हैं इसलिए आपकी किसी भी बात की निंदा करेंगे, या हम पक्ष में हैं तो हम मनमानी करेंगे। इस प्रकार की जो राजनीतिक मंशा है, इसको भी दूर करने का उपाय कहीं ना कहीं इन्हीं मूल्यों के भीतर छुपा हुआ है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने महत्वपूर्ण है ये, आप देख ही रहे हैं। ठीक है भाई, अब देखिए, अब अगला टॉपिक हमारा आ जाता है मानवीय मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका। देखो, मानवीय मूल्यों के विकास में परिवार की बहुत भूमिका होती है भाई। क्यों भूमिका होती है? देखिए जरा, जब आपका जन्म होता है, मनुष्य सबसे पहले अगर कहीं किसी से कोई बात सीखता है या समझता है तो वो उसका परिवार होता है। परिवार का वातावरण जैसा होगा, आपके भीतर वैसे ही गुण विकसित होंगे, ये तय बात है। मैंने परसों नरसों के लेक्चर में बोला था कि अगर मेरा जन्म जो है वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूं, अभावग्रस्त जीवन ज्यादा रहा है और उस अभाव का प्रभाव ऐसा रहा कि एक ललक रही है चीजों को अच्छा करने की, सिस्टमेटिक करने की। अब यही अगर मेरा जन्म अफगानिस्तान में या इराक सीरिया में किसी आतंकवादी परिवार में हुआ होता तो तय बात है कि अभी मेरे दोनों कंधों पर दो बड़ी बड़ी बंदूकें टंगी हुई होती और मैं किसी को मारने की या कोशिश कर रहा होता या धमकियां दे रहा होता।
क्या इस पे मेरा बस है? क्या इस पर मेरा कोई भी अधिकार था? नहीं था। आपको कैसा माहौल मिला, जैसा माहौल मिला उस प्रकार की प्रवृत्ति होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देखिए, चांस ज्यादा रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर गलत जगह आप पैदा हो गए तो फिर गलत ही हो जाएगा, नहीं। हो सकता है वहां से भी सुधार निकले। ये आपके कुछ इंडिविजुअल जो आइडियोलॉजीज होते हैं उन पर भी डिपेंड करता है। लंका में सारे राक्षस थे, पर एक विभीषण भी वहां पर थे। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। तो भाई आपका जन्म जो है वो जिस परिवार में हुआ है, उस परिवार का वातावरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। माता पिता का आचरण, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और है कि जब कोई बालक किसी चीज को सीखता है तो आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको देख करके वो ज्यादा तेजी से सीखता है, ना कि आप जो बता रहे हैं उसके अनुसार। अगर आप स्वयं एज अ माता पिता आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे जो होंगे वो भी अपने बड़ों का सम्मान करना सीख जाएंगे। मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं, मैक्सिमम। ठीक है। तो परिवार जो होता है वही सिखाता है, परिवार जो होता है वही, क्योंकि प्राथमिक लालन पालन जो होता है वो व्यक्ति का परिवार में ही होता है। अच्छा, कोशिश ये हो कि जो बालक है उसको बहुत ज्यादा उसके साथ उपेक्षा का भाव ना रखा जाए। ऐसा नहीं है कि वो कोई चीज मांग रहा है और आप उसको दे ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल उसको उपेक्षित महसूस करवा रहे हैं, है ना। इससे क्या होता है, देखिए, अगर उपेक्षा का भाव शुरुआत में ही बच्चे को महसूस हुआ तो उसके भीतर एक, उसकी पर्सनालिटी में एक नेगेटिव चीज जुड़ जाएगी जो होगी कुंठा। कुंठा क्या है? ईर्ष्या। गलत रास्ते पर जाने की संभावना बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है। अगर उपेक्षा का भाव, आप सपोज करिए कि एक ही घर में 3 या 4 बच्चे हैं, इसमें से 2 बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी लाई जाती हैं और 2 बच्चे जो हैं उनके पास बेहतर कपड़े भी नहीं हैं, वो फटे कपड़े में घूम रहे हैं। या एक ही परिवार में एक लड़का है एक लड़की है। अमूमन तौर पर भारतीय परिवारों में एक भेदभाव कर दिया जाता है कि लड़के को ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है और लड़की के संदर्भ में यह प्रयास किया जाता है कि कैसे भी करके इसकी शादी जल्दी कर दी जाए। आज भी भारतीय परिवारों में लड़कियों को एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। आप केवल शहरों से अनुमान मत लगाइए। भारत शहरों में नहीं बस रहा है, भारत गांवों में बसता है। अगर आपको वास्तविकता में इन चीजों का आकलन करना है तो आप उत्तर प्रदेश के गांव में जाइए, बिहार के गांव में जाइए और वहां जाकर के आप देखिए कि क्या भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि आप केवल शहरों से आकलन करेंगे तो आप आकलन नहीं कर पाएंगे, आपको वास्तविकता नहीं पता चलेगी। ठीक है। तो भाई देखिए, उपेक्षा का भाव ना हो, बालक को उपेक्षित महसूस ना कराया जाए। अच्छा, उपेक्षित महसूस ना कराया जाए, इसका जरा रिवर्स भी सुनिए कि अगर कभी ऐसा होता है कि बालक को बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाता है, बहुत ज्यादा उसकी हर डिमांड पूरी की जाती है, तब भी इस बात की प्रबल संभावना है कि वो कोई काम नहीं कर पाएगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है, अब ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। जब मैं छोटा था तो मेरे मोहल्ले में ही एक व्यक्ति, मेरा मित्र भी था, वो बहुत अच्छा गेंदबाज था, बहुत अच्छा गेंदबाज। पर उसके पिता बहुत सख्त मिजाज व्यक्ति थे, सख्त मिजाज, है ना। उसके पिता को नहीं पसंद था, उसके पिता को नहीं पसंद था कि वो यहां जाए, ये काम नहीं करना, ये काम नहीं कर। इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उसके ऊपर कि वो अपने पिताजी के नाम से कांप उठता था, आप सोचिए। और उसी मोहल्ले में एक और मेरा मित्र था जिसके पिताजी उसको इतना ज्यादा प्रेम करते थे, इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि उनको उस बालक को उनने घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। आप सोचिए कि एक कम उम्र में ही बहुत मोटा मोटा चश्मा उसके चढ़ गया। क्यों? क्योंकि घर के बाहर जाकर के निकल ही नहीं सकता है।
अच्छा सोचिए जरा, अगर इतने प्रतिबंध आप स्थापित कर दें किसी बालक के ऊपर शुरुआती एज में ही, तो कब क्या वो बड़ा होकर के, क्या मुझे बताइए, माता पिता जो है क्या जीवन भर किसी का साथ दे सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि माता पिता को लेकर के ही आप हर जगह जाएं, या आप स्वयं माता पिता हैं तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि बालक के साथ ही जिंदगी भर आप चलेंगे? नहीं चल पाएंगे। तो अगर शुरुआत में ही उसको घर के बाहर निकाला जाए, थोड़ा बहुत खेलने दिया जाए, क्या होगा? गिरेगा, चोट लगेगी, संघर्ष होगा, पर वो सीख जाएगा कि बाहर की दुनिया इतनी भी आसान नहीं है जितनी घर के अंदर की है। घर के अंदर तो रोए, 4 पैर पटके तो माता पिता चीजों को लेकर के सामने आ गए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि भारत में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जो बचपन में संघर्ष होना चाहिए, जो सामूहिक गतिविधियां होनी चाहिए बालक के साथ, वो गतिविधियां अगर नहीं होंगी तो क्या होगा? बड़े होकर के जब वो बाहर निकलेगा तो समाज के संघर्ष और उसके दबाव को एकदम से झेलने में वो काबिल नहीं पाएगा अपने आप को, और वहां पर हो सकता है कि मानसिक नकारात्मकता उसके अंदर घर कर जाए। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों चलते हैं। आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपका सहयोग करने के लिए तत्पर होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपका विरोध करने के लिए तत्पर हों। आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा होगा, आपने दिमाग पर कई बार जोर डालोगे कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, फिर भी ये हर जगह मेरा विरोध क्यों कर रहा है। पर आपको अगर ऐसा कभी मिले, हल्का सा आप मुस्कुराओ जीवन में कि हाँ ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, और हमको इससे कैसे बाहर निकलना है, दिस इज द आर्ट ऑफ लाइफ। आपको इस संघर्ष से कैसे बाहर निकलना है, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। पर संघर्ष मिलेगा, ये तय है, ये तय है। अभी तो कोई, जब आप प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो ऑफिस में भी हो सकता है अलग टाइप का माहौल आपको मिले। कुछ लोग आपका सहयोग करने के लिए तत्पर होंगे, और कुछ लोग जबरदस्ती में ही आपको नीचे गिराने के लिए आगे तत्पर आ जाएंगे। क्या करेंगे? भाग जाएंगे वहां से? नहीं, आपको बैलेंस बना करके जीवन को आगे बढ़ाना होगा। यही सिखाना एथिक्स का मुख्य उद्देश्य है। और यह बेटा केवल एथिक्स में जरूरी नहीं है। हो सकता है मेरा ये लेक्चर मुझसे भी ज्यादा उम्र के कई लोग देख रहे हों, और उन्होंने ये चीजें अनुभव भी की हो, तो परिवार क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहा है आपको? परिवार जो होता है वही सब चीजें सिखाता है। बेसिकली परिवार को किसी बालक के डेवलपिंग फेज में उस प्रकार से बिहेव करना चाहिए जैसे कोई पतंग उड़ाने वाला व्यक्ति करता है। आपको थोड़ी ढील देनी है कि उड़ो, दौड़ो, गिरो, चोट खाओ, फिर उठो, बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ी ढील देनी है और थोड़ी रस्सी टाइट भी करनी है। इतनी ढील नहीं देनी है कि पतंग ही कट के चली जाए। मानवीय मूल्यों को डेवलप करने में परिवार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुशासन परिवार से सीखता है, संस्कार परिवार से सीखता है। परिवार ही वो पहली पाठशाला होता है जिसमें व्यक्ति सीखता है, और उस पाठशाला की जो प्रमुख टीचर होती है, प्रमुख शिक्षक जो होते हैं, वो होती है मां। अब सबके जीवन में माता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज हम जो कुछ भी हैं, जिस तरीके से भी हैं, हम अच्छे हैं तो उसमें भी परिवार की पहली भूमिका है, और अगर हम बुरे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं परिवार की जिम्मेदारी है। ठीक है भाई, देखिए परिवार से व्यक्ति सीखता है कि कर्तव्य कैसे। आप देखिए पिताजी लगातार काम कर करके आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, है ना। दादी से, एक संयुक्त परिवार होगा तो उससे अपने बड़ों का रिस्पेक्ट सीखेगा। सारी चीजें परिवार से सीखता है व्यक्ति। ठीक है, चलिए भाई और देखते हैं।
पुराने और नए मूल्यों के बीच में सामंजस्य बिठाने का काम। यह भी परिवार ही करता है। ठीक है, तो यहां तक हमने परिवार की भूमिका देख ली है। अब हम लोग आगे देखते हैं नैतिक मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका। ठीक है, अब समाज होता क्या है? सबसे पहले तो हम लोग यही समझ लेंगे समाज क्या होता है। समाज, सोसाइटी। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि संजीव सर का पहला लेक्चर आप लोग देखिए, समाज के बारे में ही बताया सर ने, समाज शास्त्र पढ़ा रहे हैं अभी, सोसाइटी। पर मैं एक छोटे सिनेरियो में आपको बता दूं कि एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें आप सामान्य तौर पर अपनी पूरी क्रिया कर रहे हैं और उसमें आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उसी से आप अपनी पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, वो समाज है। अब समाज क्या करता है? देखिए, मूल्य आधारित जीवन जीने वाले व्यक्तियों का समाज में सम्मान होता है, प्रेरित करता है। जो व्यक्ति मूल्य आधारित जीवन जीते हैं उनको समाज सम्मानित करता है। देखिए, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब किन किन को दिए जाते हैं? चोरों को, बदमाशों को, उनको दिए जाते हैं क्या? नहीं, जिनने अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर रखा है मूल्यों को लेकर के, उन लोगों को दिए जाते हैं। समाज उस व्यक्ति को धुतकारता है जो गलत प्रवृत्तियों का आचरण करने वाला होता है। जो गलत व्यक्ति होता है उसकी समाज निंदा करता है। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही? ठीक है, तो यह चीज समाज से सीखता है व्यक्ति। समाज व्यक्ति के चरित्र को बहुआयामी बनाता है। क्या करता है? समाज व्यक्ति के चरित्र को मल्टी डायमेंशनल बनाता है, क्योंकि सोसाइटी से ही तो सारी चीजें सीखता है व्यक्ति। ठीक है, पहले प्रारंभिक रूप में परिवार में सीखता है, फिर उसके बाद परिवार से आगे निकलता है तो समाज मिलता है उसको। ठीक है, जैसे देखिए, समाज के अंदर ही आ जाता है मूवी, है ना, फिल्म, समाज का ही हिस्सा है। इससे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, वाद विवाद चलते हैं समाज में, ये वाद विवादों के माध्यम से सीखता है। कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक क्रियाएं चलती हैं समाज में, उन चीजों से व्यक्ति सीखता है। और देखिए भाई, समाज में संचार माध्यम जैसे पत्र पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर है, किताबें हैं, मूवीज हैं, पार्क है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, उनसे सीखता है। ठीक है, तो कई सारे समाज में संगठन कार्य करते हैं, जैसे एनजीओ कई सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। तो उन सारी चीजों से व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है और अपने आप के भीतर परोपकार, क्षेत्रीयता, ऐसी तमाम फीलिंग जो है वो डेवलप करता है। कई सारे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समारोहों का आयोजन होता है, उनसे व्यक्ति सीखता है। ठीक है, अच्छा, परोपकार, सहनशीलता, समाजीकरण, नम्रता, ये सारी चीजें समाज जो है वो व्यक्ति को सिखाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, लास्ट है ये शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। देखिए, शैक्षणिक संस्थान क्या करते हैं? अब शैक्षणिक संस्थान में दो लोग होते हैं, एक होता है शिक्षक और एक होते हैं सहपाठी। शिक्षक और सहपाठी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब बालक पहली बार स्कूल जाता है तो उसका टीचर उसके लिए, मतलब ये मान के चले कि आप भगवान के भी पहले अगर कोई आता है तो वो उसका शिक्षक है। भगवान की तरह व्यक्ति अपने शिक्षक को मान देता है। मतलब आप देखिए, आप घर में, परिवार में आप कितने ही पढ़े लिखे हो, शिक्षक भले ही उसका, अब नॉर्मली एलकेजी या छोटे मोटे जो क्लास होती है उनमें ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन वाले टीचर पढ़ाने लग जाते हैं। आप भले ही पीएचडी होल्डर क्यों ना हो अपने घर में,
पर आप अपने बालक को पीएचडी होल्डर होने के बाद भी उस विषय में आप उसको नहीं समझा पाएंगे, पर उसके शिक्षक ने जो कह दिया वो मान के चलिए पत्थर की लकीर है। देखिएगा तो हिंदी में ऐसी चीज, ये देखो मात्रा ये गलत लिख दी, अरे हमारे टीचर ने लिखी, आपको पता है टीचर मतलब भगवान का रूप। सामान्य तौर पर टीचर की कही गई कोई भी बात को गलत बच्चा नहीं मानता है। तो आप सोचिए कि इतना अनुसरण करता है एक बालक शिक्षक का, आइडियल मानता है, जैसा शिक्षक करना चाहता है करता है वैसा ही बच्चा भी अपने आप को उसी ढाल तरीके से करने की कोशिश करता है। शिक्षक की कही गई बात पत्थर की लकीर होती है उसके लिए। फिर दूसरे होते हैं उसके मित्र, सहपाठी, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों ही चीजों को सिखाते हैं। अगर शिक्षक नैतिक होगा तो ही, फिर तीसरी चीज आ जाती है विद्यालय का वातावरण। ठीक है, तो इन सारी चीजों से एक बच्चा चीजों को सीखता है। देखिए हर चीज पढ़ रहा है, उसको सीख रहा है। सहपाठी, कोई सहपाठी उसकी मदद कर रहे हैं तो वो भी सीख रहा है, देख रहे हो मदद करनी है। कोई सहपाठी उसकी टांग खींच रहे हैं, कोई शिकायत कर रहा है, आपस में दो लोग लड़ रहे हैं, कभी एक स्पोर्ट्स का जो घंटा होता है उसमें व्यक्ति जो है स्पोर्ट्स कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, चोट लग रही है, सामूहिक रूप से भोजन कर रहा है। तो विद्यालय जो होता है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके संस्कारों के निर्माण में। ठीक है भाई, तो आज के लिए इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रखते हैं और यहाँ पर हमारा लेक्चर पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, हम लोग पूरा कंप्लीट हो जाता है। और कल हम लोग पुनः मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये मैं बिल्कुल आखिरी वीडियो है, अब इसके बाद मैं इस पे यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। और आपको अगर चाहिए, वास्तविकता में आपको चाहिए एथिक्स का कोर्स, तो मात्र 550 रुपए में अभी आपको मिल जाएगा। मात्र 550 रुपए में कंप्लीट एथिक्स का कोर्स आपको ई विश्वास प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है और वहां पर आपको 550 रुपए का पेमेंट करना है और आपको ये पूरा एथिक्स विथ नोट्स के मिल जाएगा आपको। ठीक है, सारे के सारे लेक्चर विथ नोट्स। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।